तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 3। ठीक है। और मैंने बताया था कि मेजर पेपर जो 3 रहेगा ना, एक नंबर पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय दोनों का है मेजर पेपर 3, सेमेस्टर 2, पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्या पढ़ना है, पेपर का नाम क्या है भैया? तो पेपर का नाम है मेजर पेपर 3 का इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास। ठीक, ये पेपर का नाम है। इसमें आपको 3 ही टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक 1, इसमें आपको पढ़ना है क्या? तो भारत में जो आंदोलन हुआ आज़ादी को लेकर, ये पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है क्या? तो इसमें पढ़ना है आपको एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी फेज के बारे में। ठीक है। यूनिट 2 जो है, इसमें आपको महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें असहयोग आंदोलन है पहला, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके। नेक्स्ट, यूनिट 3, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है। लॉर्ड क्या जो बोलते हैं, सर चैम्सफोर्ड मार्ले एक अंग्रेज थे, उनके समय में ये रिफॉर्म होता है, ये जानना है। ठीक। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के बारे में जानना है। फिर साइमन कमीशन जब भारत आता है 1935 में। ठीक है। सॉरी, साइमन कमीशन भारत आया, फिर साइमन गोबैक का नारा लगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है 1935। इन सब के बारे में जानना है। और लास्ट में जानना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए फोटो, देखिए कौन है? बापू। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, गाना सुने ना। हम पे तोरी था याद करो, हम नन्हे बालक हैं, डिसिप्लिन इतना खुद खुशी के लायक है। तो बीच बीच में आप लोग भी गाना गाते रहिएगा। देखिए, इनको सब जानते हैं, फेमस है पूरे। ठीक, पूरे भारत में फेमस है। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। ठीक, सुखदेव, और ये कौन है? तो राजगुरु। तीनों को फांसी दे दिया गया था। ये ओरिजिनल फोटो है, एकदम ओरिजिनल वाला। ठीक, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों को फांसी दे दिया गया था 23 साल की उम्र में। समझ रहे हैं? और ये खुशी खुशी लिखते थे कि मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, जब साइमन कमीशन आया था भारत में, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। और भारत के लिए कानून बनेगा और उस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे, सब अंग्रेज थे। इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगता है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। देख रहे हैं, साइमन गो बैक। ओके। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए बहिष्कार किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बाइकॉट फॉरेन गुड्स, यानी कि विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार करो। विदेशी सामानों को खरीदना नहीं है। ठीक, विदेशी कपड़े हो भी हो सकता है आप भी उस ज़माने के भगत सिंह हो सकता है आप उस ज़माने के गांधी हो। ठीक है, हो सकता है उस ज़माने में मैं नेहरू जी था, नहीं था, नेहरू नहीं आता, पटेल बन सकते हैं। ठीक, तो जो भी है। उसके बाद महात्मा गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह के लिए, नमक सत्याग्रह में खुद से नमक बना के डांडी में, ये गुजरात का डांडी है, यहाँ पे नमक बनाते हैं खुद से अपने हाथों से, और नमक कानून को तोड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, उसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो ये देख लीजिए एक झलक। ठीक, देखिए यहाँ पे साइमन वापस जाओ का भी नारा लगा था। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया फुटेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिनट, मुझे चश्मा पहन लेने दीजिए। तो उदारवादी चरण कब शुरू होता है? उदारवादी चरण, ठीक, उदारवादी चरण 1885 में शुरू होती है। ठीक, 1885 में क्या होता है फेमस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना होती है और उदारवादी चरण की शुरुआत होती है। इस समय के नेता ब्रिटिश सरकार से सुधार की मांग शांतिपूर्ण तरीके से करते थे।
1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे कौन? उनका नाम क्या था? उनका नाम था A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे और इनके पहले अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? विदेशी वस्त्रों का त्याग किया जा रहा था। ठीक है, ये सब देखिएगा, इसमें हिंदू इस्लाम सब मिक्स्ड है। ठीक, और सब मिलके विदेशी वस्त्रों का त्याग करते हैं, वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। फोटो को इधर उधर दे दिए हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने बताया A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर थे, जिन्होंने भारतीयों को एक राजनीतिक मंच देने के लिए कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उदारवादियों की मुख्य नीति क्या थी? जो उदारवाद थे उन लोग संवैधानिक सुधार की मांग कर रहे थे। उदारवादी नेता ने याचिका, प्रार्थना और शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार से अधिकार की मांग की। दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ड्रेन थ्योरी के फादर। ठीक, इन्होंने बताया कि अंग्रेज किस तरह से भारत से धन ले जाकर के इंग्लैंड में रख रहे हैं। ठीक, संपत्ति को इंग्लैंड ले जा रहे हैं, भारत की संपत्ति को ड्रेन पॉलिसी बोला जाता है। ठीक, धन निकास की प्रणाली को बताया था दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी चरण कब शुरू होता है? व्हेन डिड द एक्सट्रीमिस्ट फेज बिंग? तो देखिए, उग्रवादी चरण 1905 में शुरू होता है। बंगाल विभाजन के बाद उग्रवादी नेताओं ने आंदोलन को तेज और आक्रामक रूप दिया और 1905 में बंगाल विभाजन भी शुरू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? बाल गंगाधर तिलक, इनका प्रसिद्ध नारा था मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। तिलक ने स्वराज को भारत का अधिकार बताया, लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक कारणों का बहाना देकर, देखिए प्रशासनिक कारण बहाना था, अंग्रेजों का मूल नीति क्या था? फूट डालो और राज करो, तोड़ दो लोगों को, आपस में लड़ा दो, अलग अलग भागों में बांट दो और राज करो। तो लॉर्ड कर्जन प्रशासनिक कारण का बहाना बनाया और बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे विरोध होना शुरू हो गया। फिर 1907 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। ओके, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन एम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मतलब स्व मतलब स्वयं का, देश मतलब अपना देश। ठीक, स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश का सामान यूज करना, विदेशी वस्तुओं का सामान को फेंक देना। इस आंदोलन ने भारतीयों में विदेशी वस्त्रों और सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किए थे। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए तो चंपारण आंदोलन सबसे पहले करते हैं। ठीक, चंपारण कहाँ है? बिहार में है। 1917 में गांधी जी ने किसानों के अधिकार के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब करते हैं? तो 1920 में। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिंदी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया कि कोई भी व्यक्ति सरकारी ऑफिस नहीं जाएंगे, अंग्रेजों का ऑफिस नहीं जाएंगे, ना सरकारी विदेशी सामान का यूज करेंगे, मतलब अंग्रेजी सामान का यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से उनका त्याग करने लगो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अच्छा ये जो 1920 में शुरू होता है असहयोग आंदोलन 1922 तक चलता है। 1922 में एक चोरी चोरा कांड हो जाता है, नाम सुने होंगे, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को एक साथ जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर जाता है और महात्मा गांधी कहते थे कि मैं हिंसा का रूप धारण नहीं करूँगा, इसलिए इस आंदोलन को 1922 में ख़त्म कर दिया जाता है। अब शुरू होता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में सिविल डिजोबीडियंट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत डांडी यात्रा से हुई, जिसमें नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ओके, किसका उल्लंघन किया गया? नमक कानून का।
दांडी यात्रा किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की, जो आंदोलन का प्रतीक बनी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग की, और महात्मा गांधी यहाँ पे बोलते हैं हिंसा का रूप धारण कर, करो या मरो, ठीक है, डू और डाई, अंग्रेजों हमारा भारत छोड़ो, 1942, ठीक है। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। मार्लेमेंटो सुधार कब होता है? तो 1909 में मार्लेमेंटो सुधार होता है। इस अधिनियम में मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है, पहली बार मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा। और 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में किस अधिनियम का नाम दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, ठीक है, की व्यवस्था की गई, दोहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इस आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, जिस कारण इस आयोग का विरोध चल रहा था, ठीक है। साइमन गो बैक का नारा क्यों दिया गया? साइमन वापस जाओ, इसका नारा क्यों दिया गया? तो भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका नारा दिया गया। यह आयोग पूरी तरह ब्रिटिश सदस्यों से बना था और इसलिए भारत व्यक्ति इसको विरोध कर रहे थे। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस मुख्य विशेषता थी? तो अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई कि प्रांत जो है अपने स्तर पे कोई भी निर्णय ले सकते हैं। प्रांत मतलब राज्य। इस अधिनियम ने राज्यों को अधिक अधिकार दिए और संघीय ढांचे की नींव भी रखी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है, ठीक। और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद होता है, दो भागों में बांट के। आज़ाद तो हुआ लेकिन दो भागों में बांट के, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में होता है, ठीक। पहला अधिवेशन मतलब पहली मीटिंग। और इसी में A.O. ह्यूम, इसके संस्थापक डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी एक बंगाली हैं, इनको अध्यक्ष बनाए थे। उग्रवादी नेताओं का लक्ष्य क्या था? उग्रवाद नाम सुनने से ही लगता है बेटा रे ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो पूर्ण स्वराज, हम लोग का नारा क्या है? पूर्ण स्वराज, टोटल स्वतंत्रता चाहिए, पूरी स्वतंत्रता चाहिए, और वो भी लड़ के लेंगे, ठीक है। उग्रवादी नेता सीधे स्वतंत्रता चाहते थे, आंदोलन को तेज करना चाहते थे। ओके, 30 क्वेश्चन है टोटल। गांधी जी का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा और सत्याग्रह, यानी कि हम लोग बिना मार काट के, बिना लड़ाई झगड़ा के आज़ादी लेंगे, और वो भी किसके दम पे? तो न्याय और कोर्ट कचहरी के दम पे, ठीक है। मैं आम भाषा में बता रहा हूँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में होता है। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया था और आंदोलन को तेज कर दिया था, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी आंदोलन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं। सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता, मतलब कि अंग्रेजों को मार पीट के भगाओ और आज़ादी लेंगे, ठीक है। और सशस्त्र संघर्ष में भगत सिंह पहले थे, ठीक। भगत सिंह के इस आंदोलन से जुड़े थे। तो क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 प्रमुख चरण कौन से हैं? तो देखिए, एक है उदारवादी, एक है उग्रवादी, और तीसरा है गांधी युग, ठीक। ये 3 फेज में इंडियन फ्रीडम को बांटा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के 3 चरण हैं, उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग, ठीक है। गांधी जी ने किस आंदोलन को नमक कानून तोड़ा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी के साथ इनके 78 व्यक्ति इनके साथ चलते थे। पुराना 500 रुपये के नोट में इसको दिखाया भी गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो स्वतंत्रता प्राप्त करना। पूरे आंदोलन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। ओके, अब चलिए हम लोग वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, गर्मी यार गजब का है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग पंखा तो छोड़िए, कूलर और एसी लगाते हैं यार, मैं पंखा भी नहीं लगाया हूँ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में, उदारवादी चरण की प्रकृति
कार्य प्रणाली एवं योगदान का विस्तार से आपको बताना है, ठीक, वर्णन करना है। उदारवादी 3 भागों में बांटा गया भारतीय स्वतंत्रता को, उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग, ठीक है। तो उदारवादी चरण की प्राकृतिक कार्य प्रणाली एवं योगदान के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ा सा पंखा चला लिया हूँ, साउंड आपको हो सकता है थोड़ा सा खराब आए और मैनेज कीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्र आंदोलन का प्रारंभिक चरण इसी से होता है, 3 चरण में बांटा गया है। इस चरण में सबसे पहले क्या होता है उदारवादी में, 1885 में से लेकर के 1905 तक, ठीक, ये उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस काल में क्या होता है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होती है। नेताओं ने ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोगात्मक और संवैधानिक दृष्टिकोण बनाया। उनका उद्देश्य तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, मतलब वो चाहते थे कि स्वतंत्रता लेंगे लेकिन तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे सुधार के माध्यम से लेंगे। ये 1885 से 1905 का सोच था, ठीक है। उदारवादी विचारधारा, इसमें क्या है कि नेताओं को अब विश्वास था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी होगी। उस समय भारतीयों के जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वे सोच रहे हैं कि अंग्रेज जो है हमारे लिए अच्छा करेंगे, आधुनिक शिक्षा, कानून, प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान कर रहा है, और अंग्रेज़ों को न्यायप्रिय मानते थे उस टाइम पे लोग। उनके साथ सहयोगात्मक सुधार प्राप्त करना चाहते थे, और इस विचारधारा के कारण उन्होंने संघर्ष के बजाय संवाद और सहयोग का मार्ग चुना। ये उदारवादी चरण कहलाता है, जब अंग्रेज़ों के साथ मैत्रीपूर्ण एक तरह से सोच रहे थे कि भारतीय कि हम लोग अंग्रेज हमारे साथ मैत्रीपूर्ण रहेंगे, मित्रता की तरह रहेंगे, ये उदारवादी चरण में, ठीक। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीके का उपयोग किया। ये क्या बोलते थे कि याचिका, प्रार्थना और विरोध के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाते थे। कभी भी ये मारपीट की बात नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि यदि वे तर्क करेंगे, तथ्य देंगे, तो इसी आधार पर समस्याओं को सुधारा जा सकता है, ठीक है, और स्वीकार कर लिया जाएगा। ये उदारवादी चरण है। इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो उदारवादी चरण में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये शामिल थे उदारवादी चरण में, ठीक है। नेक्स्ट, इन नेताओं ने भारत में राजनीतिक जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब इसका योगदान क्या क्या है, तो उदारवादी चरण का सबसे बड़ा योगदान है कि इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ठीक है, एक राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित हुआ। इस काल में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। निष्कर्ष क्या निकला कि उदारवादी चरण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव था। यद्यपि इसकी सीमाएं और तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने भारतीयों को एक साथ संगठित किया और उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूकता दिलाई। इस कारण आगे उग्रवादी और गांधीवादी आंदोलन को दिशा मिली, ठीक है। तो ये जो उदारवादी चरण है, ये क्या है, एक तरह से इससे आइडिया मिलता है, ठीक है। अब आता है उग्रवादी चरण। पहला तो हो गया उदारवाद, अब आता है उग्रवाद, ठीक है। उग्रवादी चरण के उदय और उसकी प्रकृति एवं योगदान का विस्तार से विस्तृत या वर्णन करें या फिर विस्तृत विश्लेषण करें, कुछ भी पूछे उग्रवादी चरण के बारे में आपको आंसर करना है। उग्रवादी चरण जिसमें भगत सिंह वगैरह आते हैं, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब इसी में आएंगे, और सफुल्ला खां। तो उग्रवादी चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा और महत्वपूर्ण चरण माना जाता है और इसी में सबसे ज़्यादा हिंसा का रूप हुआ था। ये 1905 के आसपास शुरू हुआ। यह उदारवादी नीतियों में असफलता और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण उत्पन्न हुआ। इस चरण में नेताओं में अधिक आक्रमण, ठीक है, आक्रामक हम लोग बोलेंगे, और संघर्षपूर्ण नीति अपनाई कि भाई हम तो अंग्रेज़ों से आज़ादी लेंगे लेकिन लड़ के लेंगे, उन लोग को मार के भगाएंगे सालों को, ठीक है, ऐसा ये चाहते थे। इनके उदय के कारण क्या था, उग्रवादी चरण
उदय का मुख्य कारण था उदारवादी नेताओं की असफलता। ये जो उदारवादी नेता थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब आज़ादी नहीं ले पाए, ठीक है। तब जाके उग्रवादी रूप, नेक्स्ट जनरेशन के जो नेता थे वो उग्रवादी रूप धारण किए। लंबे समय तक शांतिपूर्ण प्रयास के बावजूद हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार ने कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया। इसके अलावा क्या हुआ कि बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, और भारतीयों में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ। लोगों को बांट दिया गया दो वर्गों में, आर्थिक शोषण और राजनीतिक भेदभाव बढ़ गया। इस आंदोलन ने धीरे धीरे उग्रवाद को जन्म दिया। अब इनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? उग्रवादी नेताओं की कार्यप्रणाली अधिक आक्रामक थी। उन्होंने संघर्ष और जन आंदोलन का मार्ग अपनाया। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार, इस चरण की विशेषताएं थी। उन्होंने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इनके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाल बाल पाल कहा जाता है इनको, लाल बाल पाल कहा जाता है। और तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इनका नारा दिया और देकर लोगों में उत्साह और संघर्ष की भावना पैदा की। इसी में सब जोड़ दीजिएगा, भगत सिंह वगैरह, ठीक है। योगदान, उग्रवादी चरण का सबसे बड़ा योगदान क्या था कि इसने आंदोलन को जन जन में बदल दिया, लोगों तक पहुंचाया। लोगों में आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आई, राष्ट्र भावना को मजबूत किया और स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योग को बढ़ावा दिया, आर्थिक आत्मनिर्भरता आई। निष्कर्ष क्या निकलता है? उदारवादी चरण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और ऊर्जा प्रदान की। इसने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता केवल प्रार्थना से नहीं बल्कि संघर्ष यानी कि लड़ाई करके मिलेगा, बलिदान करके मिलेगा। इस चरण ने लोगों के आंदोलन के लिए मार्ग खोल दिया, रास्ता खोल दिया। अब तीसरा आता है, अच्छा ये जो उग्रवादी है, उग्रवादी का ही एक दूसरा फॉर्म है क्रांतिकारी चरण। इसमें पढ़िएगा भगत सिंह वगैरह को, ठीक है। तो उग्रवादी चरण में ही आता है ये क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण के उदय, गतिविधि एवं योगदान का विस्तृत वर्णन करें। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा उदारवाद, उदारवादी चरण। दूसरा हमने क्या पढ़ा? तो उदारवादी चरण के बाद हमने पढ़ा उग्रवादी, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। तो क्रांतिकारी चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग था जिसमें युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। यह चरण उग्रवादी आंदोलन के समानांतर विकसित हुई और उदय के कारण क्रांतिकारी आंदोलन का उदय ब्रिटिश शासन की प्रकृति, कठोर नीति और दमन के कारण हुआ। उग्रवादी आंदोलन की सीमाओं और असफलता ने युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं मिलेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। इसमें प्रमुख गतिविधि कौन कौन सी है? तो देखिए, बम विस्फोट हुआ, सरकारी अधिनियम के जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा काकोरी रेल डकैती, जो रेल में सोना जा रहा था उसको लूट लिया गया। गुप्त संगठन बनाए गए, ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीधा संघर्ष किया, डायरेक्ट लड़ाई करो। इस चरण के प्रमुख नेता कौन थे? तो सबसे पहले तो नाम उन्हीं का आता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, बिपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। आप और खुद जोड़ लीजिएगा। इन नेताओं ने अपने साहस और बलिदान से लोगों को जागरूक किया, ठीक है। इनका योगदान क्या है? तो क्रांतिकारी आंदोलन भारतीयों में साहस, आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को पूरे जोर से अंदर से निकाल दिया, ठीक है, और आग बबूला हो गए लोग। चलिए, ये आंदोलन भी उतना सक्सेस नहीं रहा। अब आ जाता है गांधीवादी चरण, ठीक, गांधीवादी युग। इसमें सबसे पहले आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण, प्रकृति और परिणाम के बारे में डिटेल में बताइए, ओके। देखिए, 25 मिनट का ब्रेक हम लोग लेते हैं, तो प्रत्येक 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक है जिसमें आप लोग घूम के आइए बाहर। मैं भी बाहर घूम के आता हूँ, पानी वगैरह पी के आइए, टॉयलेट वगैरह करके आइए। मैं वीडियो को रोक देता हूँ, आप लोग भी वीडियो को रोक के घूम के आ जाइए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के कारण। क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन करना पड़ा, और जब हो गया तो क्या परिणाम निकला, ठीक है।
डिटेल्स में आपको बताना है कि डिस्कस इन डिटेल द कोज नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1920 में। क्यों? चलिए जानते हैं। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला और सबसे बड़ा आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा किया जाने वाला। ठीक है, जन आंदोलन जिसमें लोगों ने भाग लिया। सॉरी यार, खाना खाने के बाद अजीब लगने लगता है। तो महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में इसे शुरू किया। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि पहली बार गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग के लोग, ठीक है, अमीर से गरीब, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक सब शामिल हुए। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण असहयोग अपनाया। क्यों लड़ा गया इस आंदोलन को भाई 1920 में? तो देखिए, अभी पढ़िएगा। असहयोग आंदोलन के पीछे कई गहरे और व्यापक कारण थे जिसके कारण इस आंदोलन को करना पड़ा। पहला था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को यह आशा थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें राजनीतिक अधिकार देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 खत्म हो जाता है 1919 में, और 19 से 20 में यह उम्मीद था कि अब हमें जो है आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है, और राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है कि 1919 में रोलर टैक्स लागू किया गया, और जिसके विरोध में क्या होता है, वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है अमृतसर में। ठीक है, बिना ये रोलर टैक्स क्या था? रोलर टैक्स का कि बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया जाएगा आपको, बिना दलील, बिना वकील, और बिना क्या जो बोलते हैं, बिना दलील, बिना वकील, बिना, इस तरह से कुछ है कि इसके आधार पे व्यक्ति को केवल संदेह मात्र की दृष्टि से आपको गिरफ्तार कर लेगा अंग्रेज। ठीक है, तो ये इसका विरोध किया गया, नागरिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में गहरा आक्रोश फैल गया। इसके अतिरिक्त खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम समुदाय को भी इस संघर्ष में शामिल किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। इन सभी कारणों से मिलकर असहयोग आंदोलन जन्म दिया गया। समझ गए? नेक्स्ट, प्रकृति, नेचर। असहयोग आंदोलन की प्रकृति पूरी तरह अहिंसात्मक, जन आधारित और व्यापक थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की जो प्रकृति है पूरी तरह से मतलब कोई हिंसा नहीं। ठीक है, और सब इसमें भागीदार थे, और बहुत बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने लोगों से अपील किया, विनती किया कि वे ब्रिटिश सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करें, कोई भी ब्रिटिश सरकार के कपड़े या किसी प्रकार की वस्तु का प्रयोग न करें। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों को भी और कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया। मिशनरी स्कूल जो चलते थे उसका बहिष्कार किया गया। वकील ने अदालत में काम करने से बंद कर दिया। सरकारी नौकरियों से लोगों ने इस्तीफा दे दिया। विदेशी वस्त्रों को जलाया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी प्रतीक माना गया, जिससे भारतीयों में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भावना जगी। और परिणाम क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रभाव इतना ज़्यादा फैल गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, और लाखों लोगों ने इस आंदोलन से जुड़ा, ये स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया। लोगों ने आत्मविश्वास और राष्ट्र चेतना का विकास हुआ। उस जमाने में मोबाइल, टीवी वगैरह कुछ नहीं था, तब भी केवल न्यूज़पेपर और पत्र के माध्यम से लोगों ने उतना एकजुट हो गए। हालांकि 1922 में चोरी चोरा घटना होती है जिसमें पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। गांधी जी ने आंदोलन को वहीं से वापस ले लेते हैं, जिससे कुछ लोग निराशा उत्पन्न हुई। फिर भी इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसात्मक संघर्ष के माध्यम से भी ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसने भारतीय राजनीति को जन आधारित बनाया और लोगों में स्वतंत्रता के प्रति गहरी जागरूकता उत्पन्न की। गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने आंदोलन को नैतिक शक्ति प्रदान की
यद्यपि यह आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने आगे जो आंदोलन हुए उसको मजबूत किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, और यह जो है अंग्रेज सरकार क्या करती है कि नमक पे भी टैक्स जोड़ देती है। ठीक है, और 1929 में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, उसके लिए बहुत सारा कारण था कुल मिला के। ठीक है, और इन सभी कारणों से मिला के ये आंदोलन किया जाता है। इसमें 240 मील समुद्री यात्रा करके महात्मा गांधी और उनके 78 अनुयायी दांडी जाते हैं गुजरात, और वहाँ पे खुद से नमक बनाते हैं और फिर इस नमक कानून को तोड़ते हैं। इसी दरमियान 1930 अरे यार 1930, 31 और 32 ये 3 को गोलमेज सम्मेलन होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसमें फिर महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। 1931 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और एक व्यक्ति था जो 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे होता था? तो इंग्लैंड में होता था। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, स्वरूप एवं परिणाम का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बिना उसकी सहमति के युद्ध में शामिल कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि 1900 देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1939 से 1945। इस दरमियान भारत के लोगों को सैनिक बनाकर डायरेक्टली अंग्रेज की ओर से लड़ने के लिए भेज दिया गया था, ज़बरदस्ती। ठीक है, तो इस कारण से इसका लड़ा जाता है ये आंदोलन। अब आगे देख लेते हैं यूनिट 3, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जानना है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 2 सुधार पढ़ने हैं आपको। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसे भारत में बढ़ती राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव को कम करने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदार देना, ताकि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को नियंत्रण को कम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकदम असंतोष हो गए थे कि नहीं इस सरकार से हमें कोई संतोष ही नहीं है। ठीक है, कोई भी हमारे पक्ष में कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा भारतीयों को लगने लगा था। विधान परिषद का विस्तार किया गया। ठीक, और पृथक अलग निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली का सेपरेट इलेक्शन किया गया। ठीक है, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये सब किया जाता है। फिर आता है मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसमें क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये सब अंग्रेज का नाम है, इनके नाम पे ये सब रखा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 इसमें भारतीय संवैधानिक विकास का अगला महत्वपूर्ण चरण था। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार देने का उद्देश्य किया गया था, तो नहीं मिल पाया, और द्वैध शासन दोहरी नीति प्रांतों में किया गया। इस अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करना था। इसके अंतर्गत प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, एक आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो एक है आरक्षित विषय जिसमें पुलिस और ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में थे, और जबकि दूसरा जो था हस्तांतरित, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हस्तांतरित विषय रखे गए। और विषय क्या है? भारतीयों जो मंत्री थे, मंत्रियों को दे दिए गए। ठीक है, फिर विधान परिषद का विस्तार किया गया, निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, कार्य प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सब कंप्लीट हो जाता है। फिर साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन गोबैक का नारा लगता है। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा, साइमन गोबैक। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव मानी जाती है, भारतीय संविधान की नींव मानी जाती है। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता, आलोचनात्मक तथ्य। देखिए, भारत का संविधान जो है मूल रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी का 2 कॉपी है मैक्सिमम चीज़।
ठीक है। तो भारत का जो संविधान है, लेकिन ये मूल रूप से देखिएगा तो अंग्रेजी संविधान है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, इसको फिर से बनाने की ज़रूरत है हम सबको। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान एवं महत्व का विस्तृत विश्लेषण करें। भारत में जो स्वतंत्रता मिली, इसके तहत ये 200 वर्ष का जो हम लोग गुलामी झेले, इसमें भारत को स्वतंत्र किया गया, बट कुछ कंडीशंस में, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का अलग कर दिया गया, ठीक है, और भी कुछ जैसे कि संविधान का निर्माण करना होगा, ये सब महत्व यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा PDF का नोट्स मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार। नोट्स चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। 60 रुपया में सेमेस्टर 1 से 8 तक के सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, सभी पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका माइनर पेपर जो भी होगा वो जल्दी लाएंगे, सेक पेपर, सारा पेपर दे देंगे।